हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो NEP थी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके कौन कौन से अचीवमेंट हुए, यानी कौन कौन से उसके हमें बेनिफिट मिले और कौन कौन से उसके डिमेरिट्स थी, ड्रॉबैक्स थे, कौन कौन से उससे हमें जो है नुकसान हुए, यानी किन चीज़ों में हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित हुई और किन चीज़ों में वो हमारे लिए उसने जो है उसकी डिमेरिट्स, उसके दोष क्या थे, उसमें बुराइयाँ क्या थी। तो हम इसके क्वालिटी डिसक्वालिटी हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अचीवमेंट्स, इसने क्या क्या हमें अचीवमेंट्स दिए, इसके आने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ GDP इंक्रीजेज फ्रॉम 5.6% in 1991 to 7.6% in 2015 to 16। देखिए, सबसे पहले हम बात जो हमने की कि इसके आने से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ गई, हमारी GDP बढ़ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1991 में 5.6% हमारी GDP थी और वो 2015-16 तक वो 7.6% पहुँच गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो GDP है उसका अगर पॉइंटों में भी अगर वो बढ़ती है तो भी उस देश की समझ लीजिए कि तरक्की हो रही है। ये सब हुआ कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगे, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, अच्छी अच्छी कंपनीज लगने लगी, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला, इनकम जनरेट हुई। तो इस वजह से हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 5.6 से बढ़ करके 7.6 तक पहुँच गई। तो ये इसका एक बहुत अच्छी बात थी। नंबर 2, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने आपको क्या बताया कि विदेशी मुद्रा आपके पास कितनी है, किसी देश के पास, आपके पास डॉलर कितने हैं, आपके पास फ्रेंच कितने हैं, आपके पास यूरो कितने हैं, ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। इन विदेशी मुद्रा में, विदेशी पैसे में हमारे यहाँ बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ॉरेन लोग आने लगे, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आने लगे, वो पैसा एक्सचेंज करने लगे। जैसे कि कोई अमेरिकी आया और उसने यहाँ पर कंपनी लगाई तो वो डॉलर लेके आएगा और हमारे यहाँ से रुपये एक्सचेंज कर लेगा। तो ये सब चीज़ें जो थी हमारे यहाँ पर इस तरीके से जब विदेशी लोग आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3,362 मिलियन जो हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व था, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 1990 में, 1990 में, वो बढ़ करके 25,186 मिलियन हो गया इन 1995। देखिए कितने गुना ये बढ़ गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थर्ड नंबर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम $100 मिलियन इन 1991 टू $150 मिलियन इन 1995। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हमारा जो विदेशी लोग जो हमारे यहाँ पैसा लगाते थे, पहले वो कम लगाते थे। 1991 में 100 मिलियन ही उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था, और जैसे ही हमारी पॉलिसी अच्छी हुई, विदेशी लोगों को हमने इनवाइट किया यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, उनके लिए बाउंडेशन कम की, तो तुरंत उन्होंने यहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी जो निवेश था वो बढ़ गया और वो पहुँच गया अगले 5 सालों में 150 मिलियन। तो 50 मिलियन का हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 17% इन 1990 टू 6.5% इन 2001। देखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई की दर थी, पहले चीज़ें बहुत महंगी मिलती थी, वो 17% यानी पहले महंगाई की दर थी 1991 में, तो 2001 तक आते आते ये घट गई और ये कितनी डिक्रीज़ हुई, 6.5% तक। इसका रीज़न ये था कि अब लोगों के पास पहले से ज़्यादा पैसा आने लगा था, प्लस पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए थे, वो चीज़ों को आसानी से ख़रीदने लगे थे। पहले प्रोड्यूसर कम थे तो वो अपने मनमाने प्राइस पर जो है सामान बेचते थे। अब प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए तो ग्राहक अपने ढंग से कम रेट पर सामान खरीदने लगा, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो भी घट गया। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। इसके बाद नंबर 5 में बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 8.5% टू लेस देन 5%। ये 85% नहीं है, 8.5% है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 8.5% टू लेस देन 5%। देखिए, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो व्यापारिक घाटा था
वो पहले से अब घटने लगा। यानी हमारी इकोनॉमी में, जैसा कि समझ सकते हैं, हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा मंगाते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा ज़्यादा बाहर चली जाती थी और हम विदेशी मुद्रा को नहीं ला पाते थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी लगातार घाटे में चल रही थी। तो उसका घाटा पहले से कम होने लगा, 8.5% से वो 5% पे आ गया। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6, द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो कम्स अंडर कंट्रोल। द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने क्या बताया कि इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि पहले जो था हमें ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता था विदेशों से, विदेशी मुद्रा भंडार से, क्योंकि हमें बैलेंस बनाने के लिए हमें भी वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी विदेशों से, ज़्यादा खरीदनी पड़ती थी और हम बेच कम पाते थे। तो हमारे ऊपर जो है वो हमेशा विदेशी कर्जा बना रहता था। और धीरे धीरे अब क्या हुआ, विदेशी मुद्रा हमारे पास ज़्यादा आने लगी और हमने उस डेफिसिट, उस घाटे को भी हमने बैलेंस में ले आए, उसको भी हमने बराबर लगभग अंडर कंट्रोल कर लिया। नंबर 7, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू इंक्रीज। देखिए, जब से हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, यानी विदेशों में सामान भेजने के लिए जो हम टैक्स लगाते थे, जब से हमने वो टैक्स हटा दिया, तब से इंडिया का जो विदेशी व्यापार था, जो एक्सपोर्ट करते थे बाहर विदेशों में सामान बेचते थे, वो चीज़ें बढ़ गई। हमारे यहाँ के इंडियन जो व्यापारी थे वो उस चीज़ को बढ़ाने लगे। इसके बाद बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ NEP, यानी इसके ये अभी तक तो आपने इसके गुण पढ़े, इसकी मेरिट्स क्या थी, अब डिमेरिट्स पढ़ लीजिए। इससे हमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, किन चीज़ों में हमें ये अच्छी नहीं रही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सबसे पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नेगलेक्टेड बिकॉज NEP एम्फेसाइजेज ऑन IT एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा दोष ये था कि इसने हमारे देश के सबसे बड़े सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया, इग्नोर कर दिया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो हमारा पिछड़ा रह गया। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, पूरा फोकस जो था वो IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक इकाइयों पर, कारखानों और फैक्ट्रियों पर ही पूरी तरीके से फोकस था। तो सबसे पहली इसकी कमी थी कि इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से भुला दिया था। नंबर 2, सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज़ बीन डिक्रीज्ड। देखिए, सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज़ बीन डिक्रीज्ड, लोगों को जो रोज़गार की संभावनाएं थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका कारण ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से किया जाने लगा था और जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। विदेशी लोग आने लगे थे, वो अपने हिसाब से ही लोगों को रोज़गार देने लगे थे और इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। नंबर 3, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डिक्लाइन। देखिए, जो छोटी इंडस्ट्री थी और जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें बनाती थी जो इंडस्ट्री, वो लगभग डिक्लाइन होने लगी थी, वो घटने लगी थी। उसका कारण ये था कि लोग मशीनों से बनने वाली वस्तुओं को ज़्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि वो प्राइस में भी सस्ती होती थी और वो थोड़ा सा जो है अलग अलग क्वालिटी उसमें ज़्यादा मिल जाती थी। तो इस वजह से जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री थी, जो शुरू से ही चलती आ रही थी इंडिया में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से इसमें बर्बाद होनी शुरू हो गई। नंबर 4, रूरल एरियाज़ वर अंडर डेवलप्ड। बहुत बड़ी बात है ये भी, रूरल एरियाज यानी ग्रामीण जो इलाके थे, गांव जो थे, वो पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड हो गए। इसमें शहरों का विकास हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ थी वो शहरों में लगी हुई थी, तो सब कुछ विकास उन्हीं का हुआ, डेवलपमेंट उन्हीं का हुआ। और जो रूरल एरियाज़ थे, जो हमारे ग्रामीण इलाके थे, वो पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड रह गए, उनका विकास नहीं हुआ, उन पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज अनफेवरेबल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से अनफेवरेबल थी, किसके लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी सरकार ने अपने कुछ हिस्सेदारी बेची, अपना कुछ पार्ट बेचा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट था या अपना जो अधिकार था, कंपनी का कुछ पार्ट जब भी बेचा, तो ज़्यादातर जो है विदेशी लोग आए, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो आए, और जिससे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, जो घरेलू हमारे उद्यमी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उन लोगों को नुकसान हुआ। तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हमारे लिए, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए अनफेवरेबल साबित हुई, उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि विदेशी लोग आने लगे थे और वो अपनी हिस्सेदारी खरीदना शुरू कर दिए थे। और सबसे लास्ट है स्प्रीड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद की शुरुआत हो गई। कैसे
कि अब जो प्रोडक्ट वो बनाया जाने लगा था कि जिसको कंज्यूमर डिमांड करता था। अब से पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अब से पहले क्या था कि कंपनी ने जो भी बना दिया, इंडियन कंपनीज ने, उसको उपभोक्ता लगभग खरीद लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब कंपटीशन बढ़ गया था और उपभोक्ता जो चाहता था कंपनियों को वो बनाना पड़ता था और वही माल बेचा जा सकता था। तो इसलिए ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ अचीवमेंट्स हो गए और कुछ डिमेरिट्स हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।